अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स और इसकी किताब है साइंस, और साइंस में हम चैप्टर नंबर 6 पर मौजूद हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा ये है जनाब आपका केमिकल बॉन्ड्स का। इसमें अब तक हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था और पहले लेक्चर में, और ये दूसरा और आखिरी लेक्चर है इस सिलसिले का और इस ज़ाहिर है कि चैप्टर का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टॉप एंड चेक में क्या है। स्टॉप एंड चेक में ये है कि विच ग्रुप इज़ लाइकली टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया कि जनाब यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। आपके लिए पीरियोडिक टेबल भी यहाँ मौजूद है, देख लेते हैं। ये देखें, ये 2 ग्रुप है जिसमें ये ज़ाहिर है कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है वगैरह वगैरह। ये सब के सब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न जनाब ये होती है कि इसके वैलेंस शेल में, यानी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो लूज़ कर देता है। सो इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई एज सच मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं है समझना इसको। इसके अलावा आयंस को पढ़ लेते हैं कि आयन क्या होता है। देखें जी, इसके लिए आपको थोड़ा सा अगेन मुझे लेकर जाना होगा थ्योरी में और समझाना होगा कि जनाब एन एटम इज़ बाय नेचर न्यूट्रल। ये याद रखें, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। दैट मीन्स इट हैज़ नो चार्ज, ना ही नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। अच्छा जी, अब अगर एटम पर बाय नेचर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे प्रूव करेंगे? इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जनाब आपके पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें आप कोई भी एटम उठा लें। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन में उठा लेता हूँ। ये सिलिकॉन है 14 नंबर पर। ये जो नंबर है ना इसका 14, ये आपको थोड़ा सा और बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूँ। ये इसका पीरियोडिक नंबर भी कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। यानी कि लेट सपोज अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर है 14। तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन्स भी 14 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 14 है। अच्छा, अब प्रोटॉन आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं। तो अगर इसका चार्ज हम चेक करें तो चार्ज चेक करने का फार्मूला बहुत आसान है। प्रोटॉन चूंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो इसका फिर चार्ज हो जाएगा +14, और इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं तो इसका चार्ज हो जाएगा इस पर -14। तो आपको पता है कि +14 एंड -14 जो है ना, दे कैंसिल ईच अदर एंड इक्वल टू 0 चार्ज। और ये हर एटम के ऊपर होता है, इसीलिए हर एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। मिसाल के तौर पर अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज एल्यूमिनियम की बात करते हैं। अब एल्यूमिनियम की तरफ आए तो ये 13 नंबर पर आता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रोटॉन भी 13 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 13 हैं। तो +13 और -13 इक्वल टू 0। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन में आ जाएं तो ऑक्सीजन आ रहा है 8वें नंबर पर। तो इसके ऊपर जाहिर है कि पॉजिटिव 8 चार्ज है प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन भी चूँकि 8 है तो -8 हो जाएगा। तो +8 -8 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0। हर एटम जो है उसके ऊपर 0 चार्ज होगा। लेकिन आयन क्या होता है? देखिए, अब यहाँ आयन की बात आ रही है। आयन याद रखिएगा चार्ज एटम को कहते हैं। चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयन बन जाता है। इट्स वेरी सिंपल। वो कैसे कि उसने अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए या गेन कर लिए तो डेफिनेटली फिर उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और लूज़ करने की वजह से उसका चार्ज जो है वो डिसबैलेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आएगा तो फिर वो एटम चार्ज हो जाएगा। यानी यूँ कह लें कि a charged atom is called an ion। इसे आयन कहते हैं जी। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, मिसाल क्या होनी चाहिए इसकी? देखें जी, मिसाल के तौर पर अभी हम जैसे कि दूसरे ग्रुप की बात कर रहे थे कि ये लूज़ करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैग्नीशियम या कैल्शियम की तरफ चले आते हैं। कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम बल्कि मैं पूरा ही लिख देता हूँ।
इसका एटॉमिक नंबर क्या है 20 है जी, मैं सिंपल अब 20 लिख रहा हूँ। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए 20, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 20। अब मामला यूं है कि हम बात कर रहे थे वैलेंसी की, तो वैलेंसी में ये होता है कि ग्रुप 2 के जो एटम्स होते हैं ना वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो उनकी वैलेंसी भी 2 है, यानी कि अगर वो लूज़ और गेन करने की तरफ आ रहे हों, ठीक है। तो अगर ये लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इफ़ कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स देन क्या होगा, देन जाहिर है 20, बल्कि इसको -20 करेंगे क्योंकि चार्ज है, तो 20 में से तो पहले 2 निकालें तो ये आ जाता है 18, और ये जाहिर है -18 चार्ज होगा, और ऑलरेडी प्रोटॉन 20 हैं। अच्छा, प्रोटॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये याद रखें, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं लूज़ और गेन हो रहे, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूज़ और गेन होते हैं। ये मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ कि ये सब का सब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का है। एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके सेंटर या न्यूक्लियस में होते हैं, जो कि मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, और वो कभी भी लूज़ और गेन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर शेल में होते हैं। अब चूँकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए कैल्शियम ने, तो इसके ऊपर 18 रह गया, -18 चार्ज। तो अब इस पर टोटल चार्ज अगर हम देखें, टोटल चार्ज या नेट चार्ज ऑन किस पर, कैल्शियम पर, तो ये आ जाएगा +20 तो इस पर है ही, और माइनस अब 18 रह गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो पहले -20 था तो फिर -18 हो गया। इस बार ये बैलेंस इसका आउट हो जाएगा, क्योंकि 20 में से 18 जाए तो इसका जवाब आता है +2। ये आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का ज़रूर ख्याल रखें। तो इस पर +2 चार्ज होगा, ये याद रखिएगा हमेशा कैल्शियम पर। और इसको लिखेंगे कैसे, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है कि हम लेट सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं mg लिखा, और इसी तरह से यहाँ पर हमने लिख दिया +2, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो इट वुड बी बेटर, बस ये ठीक है। यहाँ से उठाएं इसको ट्रांसपेरेंट, और ये जनाब यहाँ पे रख दें। इस तरह से ये जो है ना मैग्नीशियम +2, इसी तरह कैल्शियम पर भी सेम है। ये दोनों अगर चल रहे हैं तो दोनों के ऊपर सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो सिर्फ उसके ऊपर है तो इसके ऊपर चार्ज नहीं। अब कैल्शियम का हमने किया था तो इसका भी यही आएगा, इसका भी आपको मैं बता देता हूँ कि इसका भी यही है। तो जनाब ये उठाया मैंने और ये इसके ऊपर रख दिया, तो कैल्शियम पे भी +2 चार्ज है, मैग्नीशियम पर भी +2 चार्ज है, और इसको कहते हैं हम आयंस। याद रखिएगा ये आयंस होते हैं। आयंस की भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं, क्योंकि आयन अब समझ आ गई आपको कि जब भी कोई एटम न्यूट्रल से निकलेगा और कोई ना कोई चार्ज बेयर करेगा, यानी कि जब भी कोई एटम चार्ज हो जाएगा और कोई ना कोई उस पर चार्ज आएगा तो वो हो जाएगा आयन। लेकिन अब आयन की टाइप्स कितनी हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। आयन की टाइप्स हैं जी 2। नंबर 1 है कैट आयन, ये मैं आयन ज़रा बड़ा करके लिख रहा हूँ, और दूसरी होती है एन आयन। ये जो कैट आयन है ना, याद रखिएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव आयंस होते हैं, यानी जब कोई एटम पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यकीनन अब आप समझ गए कि ये नेगेटिव आयंस होते हैं। अब ये कैसे पता चलता है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब कैल्शियम देखें, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होगी, प्रोटॉन्स वहीं पे थे 20, तो 20 में से 18 गए तो 2 जवाब आया। चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव था तो फिर ये +2 चार्ज हुआ। तो कैल्शियम पर कौन सा चार्ज आ गया, कैल्शियम जो था वो बन गया कैटाइन, कैट आयन। ठीक है जी, इसको मैं बल्कि आयन को बड़ा कर देता हूँ, तो ये कैटाइन बन गया। इसी तरह अगर कोई एटम जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एनाइन। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मुझे जाना होगा अगेन इस चार्ट में आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर मुझे देखना होगा, कोई भी उठा लेता हूँ, जैसे 5वां ग्रुप उठा लेता हूँ, इट गेन्स आर शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। चलो गेन की तरफ चले जाते हैं, 5वां ग्रुप है और इसकी वैलेंसी 3 है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो ग्रुप 5 में चले जाते हैं।
ग्रुप 5 देख लेते हैं जी यहाँ पीरियोडिक टेबल में। वेयर इज़ ग्रुप 5, ये आ गया जनाब 5, इसमें नाइट्रोजन आ गया जी। अब ये गेन कर रहा है तो देख लेते हैं, नाइट्रोजन 7वें नंबर पर है और अगर ये कितने कर रहा है जी, यहाँ पे देख लेते हैं, आपके सामने है 3, ठीक है जनाब। तो अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो फिर इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बहुत आसान सवाल है। इसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स 7, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का, यहाँ पर ये देख लें। अच्छा जी, अब 7वां नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद क्या हुई जनाब? 7 है। और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हुई? ये भी 7 है जी। अब प्रोटॉन भी 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है। अब चूंकि ये गेन कर रहा है, गेन का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, जमा कर देना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ गेनिंग, अब गेनिंग के एतबार से अगर हम देखें तो फिर ये 7 + 3 हो जाएगा, तो इक्वल किसके होगा? 10 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि -10 इस पर चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है। अब इसका अगर आप टोटल या नेट चार्ज निकालें इस बार ऑन नाइट्रोजन, तो फिर क्या होगा जनाब? फिर होगा +7, वो तो जाहिर है प्रोटॉन तो चाहिए नहीं होते, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और -10। तो अगर कैलकुलेटर की मदद से करें तो ये -3 इस पर चार्ज आ जाता है। अब आप ये देखें कि ये नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन बिकम्स एन आइन, एनाइन बन जाता है। यानी एनाइन जो होता है वो नेगेटिव आइन होता है। आइन तो बनेगा, आइन दोनों सूरतों में बनेगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो तो कंबाइंड नेम है। लेकिन जब नेगेटिव होगा तो उसे एनाइन कहेंगे और पॉजिटिव होगा तो उसे कैट आइन कहेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। सो ये जनाब यहाँ तक थ्योरी है और इससे आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें समझने में बड़ी मदद मिलेगी। अब अगर आप इधर आएँ कि जनाब ये फार्मेशन है कैटाइंस की, अगर लूज़ कर रहे हैं तो ये देखें सोडियम है, सोडियम 11वें नंबर पर आता है। स्टूडेंट एक दफ़ा ज़रा इधर आ जाएँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सोडियम है, 11वें नंबर पर आ रहा है। एटॉमिक मास से फ़िलहाल आपका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके ज़रा चार्जेस को देख रहे हैं। तो 11 नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब है इसके प्रोटॉन भी 11 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं। अब आ जाएं जी इधर और ये देखें के शेल में 2 हैं और एल के अंदर 8 हैं, तो 8 और 2 10 हो गए। तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले भी हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं कि ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो ये जाहिर है कि जो सोडियम है आपका, ये पहले ग्रुप के अंदर मौजूद है। ये आप देख लें ग्रुप 1 में, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब चूँकि ये पहले ग्रुप में है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लूज़ कर रहा है, तो ये देखें 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज तो आपको पता है 0 है। लेकिन जैसे ही ये कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। अब आप ये सारी चीज़ें यकीनन समझ गए हैं जो मैंने आपको समझाई हैं, और एनाइन की भी फॉर्मेशन आपको समझ आ गई है। तो ये सारा कुछ आप इजीली कर सकते हैं। ट्राई इट आउट आपने ज़रा खुद करना है। इसका मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 या 3 रोज़ तक एक सेशन रखूँगा, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस और वो सारी चीज़ें जो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्सरसाइज के अंदर, MCQs में, वैसे तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैंने पूरी डिटेल के साथ एक्सरसाइजेस करवाई हैं। फिर भी कोई इशू आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह ताला वो ठीक कराऊँगा, उसको हल करेंगे। स्टॉप एंड चेक में देखते हैं व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द एटम दैट हैज़ गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, अगर कोई एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिए तो उस पर -3 का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जायद हो गए ना, उसके ज़्यादा हो गए, गेन किए। गेन का मतलब होता है लेना और लूज़ का मतलब होता है देना। तो जब वो ले रहा है तो उसका मतलब है वो 3 इलेक्ट्रॉन उस पर फालतू हो गए, तो -3 का चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं -3 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा जी। अच्छा जी,
केमिकल फार्मूला में आ जाते हैं। एवरी कंपाउंड हैज़ अ केमिकल फार्मूला, कोई भी कंपाउंड है। अब कंपाउंड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आएँ तो ये कंपाउंड नहीं है, मैं बार बार आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये एलिमेंट्स हैं, ये सिंपल एलिमेंट्स हैं और नॉन डिविजिबल हैं। ये एटम्स के सिंपल जो है ना एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल एटम होता है। अच्छा जी, अब कंपाउंड क्या होता है वो आपको पता है कि एटम्स मिलके कंपाउंड बना रहे होते हैं मुख्तलिफ। तो इट हैज़ अ केमिकल फार्मूला, फॉर एग्जांपल द कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है। अगर सोडियम और क्लोराइड को अगर आप मिक्स करें, क्लोरीन को बल्कि सॉरी, तो वो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अगेन आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ ले जाता हूँ और आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सोडियम है जो कि ग्रुप 1 में है। क्लोरीन की तरफ आए तो वो बिल्कुल इधर आकर ना एंड के ऊपर, एंड से पीछे एक है, यानी सेकंड लास्ट आप उसको कॉलम कह सकते हैं, क्लोरीन। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और किस तरह बनाते हैं वो डेफिनेटली हम आगे चलकर पढ़ेंगे। चार्ज इसके ऊपर आपको भी पता है, जब एक लूज़ करता है तो पॉजिटिव आ जाता है, ये गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आपको लूज़ और गेन तो वैसे ही समझ आ रहा है, तो ये नमक हो जाता है जी। अच्छा, तो इसको केमिकल फार्मूला कहा जाता है। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द वैलेंसी। द केमिकल फार्मूला इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट दैट आर बाउंडेड टुगेदर इन कंपाउंड। और जाहिर है केमिकल फार्मूला जो होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी सिंबल्स के साथ। जैसे H2O मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 2H हैं तो ये 2 H2 हो जाएगा, ये 2H हैं, साथ O है तो H2O हो जाएगा। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। और ज़ाहिर है केमिकल फार्मूला यूज टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एटम्स एंड देयर नंबर्स, यानी कि कोई भी मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें सोडियम और क्लोराइड, ये मैं अभी करवा भी चुका हूँ। तो सिंबल्स एलिमेंट्स के और अबव ई सिंबल राइट्स इट्स वैलेंसी। देखिए आप सोडियम है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। तो ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर 1 है तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर आप पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ये देखें H2O है तो H का 1 है, O का 2 है, तो फिर ये इस तरह से हो जाता है H2 और वो सारा, ठीक है। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑक्सीजन की ये वैलेंसी है, लेकिन आप कहेंगे H के साथ तो 2 आ रहा है क्योंकि ये 2 एटम्स हैं। ये याद रखिएगा, जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो नीचे होता है, वैलेंसी हमेशा ऊपर होती है। इसी तरह NH3 है अमोनिया के हवाले से, N जो है नाइट्रोजन है और H जो है वो हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर अगर आप N के ऊपर 3 देखें तो उसका मतलब है ये एटम्स नहीं है, क्योंकि एटम तो एक ही है नाइट्रोजन का, ये वैलेंसी है, यानी इसकी टेंडेंसी है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो ये वैलेंसी कहलाएगी। चूँकि ये गेन करता है, ज़ाहिर नाइट्रोजन गेन करता है, अभी मैंने ये चीज़ आपको करवाई है, यहाँ पर आप आ जाएँ वैलेंसी में, ये 5वें में होता है तो ये गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ये जो वैलेंसी है ये इसके ऊपर लिखी जाती है। और इसी तरह हाइड्रोजन ज़ाहिर है 1 है उसका। तो ये सारे फार्मूले आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे, बाकी आइडेंटिफाई कर लें। द नंबर ऑफ़ एटम्स इन H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आपने बताना है कि कितने एटम्स हैं इसके मॉलिक्यूल में, और सारे हाइड्रोजन के कितने हैं जी। देखें H2 है, इसका मतलब है 2 हैं, और S 1 है। यहाँ पे मैं टाइप भी कर देता हूँ जी, ये नहीं जी, ये हमने इधर टाइप कर दिया। इसी तरह सल्फ़र है, उसका 1 है, और ऑक्सीजन 4 है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं। ये मैं जनाब 4 लिख देता हूँ और 4 टाइप करके यहाँ मैंने छोड़ दिया। तो बहुत आसान था, क्योंकि H2SO4 नंबर ऑफ़ एटम्स हमेशा याद रखें नीचे गिवन होंगे। जैसे H के नीचे 2 है तो इसका मतलब 2 एटम है। S के नीचे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो ये 1 एटम हो गया। O के नीचे 4 है तो ये 4 एटम्स है। आसान था जी। केमिकल बॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लाई एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी चुका हूँ, इससे पिछले वीडियो के अंदर, वो आप देख सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर, और जो अट्रैक्शन होती है हर एटम की, वो फिर इन दोनों को, या 2 एटम जो या 3 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनको वो अट्रैक्ट करके रखती है। ये सारी वैलेंसीज होती हैं, इनको आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। व्हेन 2 एटम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरेक्ट का मतलब होता है आपस में जब रब्ता करते हैं या वो ताल्लुक़ बनाते हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स, ज़ाहिर है अट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे की तरफ जाते हैं। रिपल्शन का मतलब तो होता है एक
दूसरे को परे धकेलना, ये देखें रिपल्जन। रिपल्जन का मतलब होता है, या रिपल्सिव फोर्स का मतलब होता है एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल देना। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड द न्यूक्लाई हैव पॉजिटिव चार्ज। सो न्यूक्लियस जो होता है ना एक एटम का, वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। सिंपल, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। व्हेन एटम्स कम्स क्लोज टू ईच अदर बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम डिक्रीजेस। और फिर जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं ना वो बढ़ती जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो करीब आते हैं उनका डिस्टेंस कम होता है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होल्ड टू एटम्स टुगेदर। और फिर ये जो अट्रैक्शन होती है ना, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं, ये दोनों एटम्स को जोड़ के रखती है। क्योंकि याद रखें, अट्रैक्टिव फोर्स वो होती है कि जो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ से तीर का निशान, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स पर। और इसी तरह रिपल्जन होती है, रिपल्जन वो होती है कि जो दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर होती है। क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को परे धकेलते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस डेफिनेटली नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे डू नॉट अट्रैक्ट, दे रिपल्स ईच अदर, वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये मैं बल्कि यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि लाइक चार्जेस डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, they repulse each other। सिंपल जी, वो एक दूसरे को परे धकेलते हैं। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अनलाइक बना लेते हैं कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस डू नॉट को मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। और सिंपल सी बात है जी, ये लें जी, अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्स नहीं करते। सो जनाब, की पॉइंट्स आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और मेरी कोशिश थी कि इसको जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता सकूं। और आखिर में एक छोटा सा नोट आपको इसके बारे में फिर बता देता हूं कि इसमें 3 तरह के हमने केमिकल बॉन्ड्स पढ़े हैं, यानी कि यहाँ मैं लिख भी देता हूँ या टाइप कर देता हूँ, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। नंबर 1 हमने पढ़ा जो कि शेयरिंग से था। इसको वैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, लेकिन इसमें कोवेलेंट का नाम नहीं था तो फिर मैंने आपको नहीं बताया। वो शेयरिंग होती है। शेयरिंग मैंने आपको पहले ही लेक्चर में ये सारी बता दी थी कि ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा था लूज और तीसरा है गेन। मतलब लूज़ करने से भी जाहिर है कि बॉन्ड बन जाता है और गेन करने से भी बन जाता है। तो ये बेसिकली हमने तरीके पढ़े, लूज़ और गेन करने से क्या बनते हैं, आयन्स बनते हैं जी। और आयन फिर कोई भी हो सकता है। अगर लूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर मैं पॉजिटिव कर देता हूँ। और इसी तरीके से अगर वो कोई एटम गेन कर रहा है तो वो कौन सा आयन बनाएगा, वो बनाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो जनाब, ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्लियर हो गया। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।